में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं नेहा। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको सेंटर स्टेट रिलेशन के लेक्चर्स कराए। उसमें हमने आपको बताया था कि सेंटर और स्टेट के बीच किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस इस्टेब्लिश्ड हुए। इसके लिए हमने ये भी देखा कि कई तरह के अरेंजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल। हमने इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में पढ़ा, उसकी यूटिलिटी को पढ़ा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस और अगर फेडरल कैरेक्टर कंट्री मेंटेन करना चाहती है तो इंटर स्टेट काउंसिल्स कैसे अपना रोल प्ले कर सकती हैं। इसी में हमने जोनल काउंसिल के बारे में भी जिक्र करना है और आज हम जोनल काउंसिल्स के विषय में पढ़ेंगे। देखिए क्या अंतर है इंटर स्टेट काउंसिल्स और जोनल काउंसिल्स में। जोनल काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये इंटर स्टेट काउंसिल की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल के लिए आर्टिकल 263 उसका प्रावधान देता है, हालांकि उसे बनाएगा राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया कि वो बनाने की प्रक्रिया 1991 के बाद ही आगे बढ़ी, लेकिन उसकी स्थापना संविधान के तहत ही हुई। तो वो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। करणदीप, जोनल काउंसिल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं बेटे, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। वही मैं समझा रहा था कि ये इंटर स्टेट काउंसिल से भिन्न है। गर्मी है, तापमान भी बढ़ रहा है, दिल दिमाग और बाकी के अंग इधर उधर चले जाते हैं। उन्हें यहाँ लगाना है और आगे बढ़ना है। विकास यहाँ है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे ऐसा क्यों कहा गया? ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत बनी है। अब सवाल ये आता है कि ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ही क्यों बनी है। आप सभी जानते हैं कि आज़ादी 1947 15 अगस्त को हमें मिली, लेकिन उसके पहले से ही लगभग 1931 और के आगे से ही जो प्रजामंडल मूवमेंट्स होने लगी थी अंग्रेज़ों के समय में प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, उसके तहत एक कॉन्शियसनेस पॉलिटिकल ऐसी हुई लोगों के बीच में कि वो अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी चाहते थे पॉलिटिकल फॉर्म में। और वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी उन्हें लैंग्वेज के आधार पर चाहिए थी कि वो अपनी अपनी भाषा के आधार पर अपने अपने राज्य स्थापित करना चाहते थे। 1940 में इसने गति पकड़ी। मैंने आपको पॉलिटी के पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, शुरुआती लेक्चर में, और आपने देखा कि 1947 तक ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा भारत जब नया बनेगा, आज़ादी का भारत। और वो भाषा के आधार पर मांग होती रही। 1950s के दौरान संविधान के लागू होने के बाद ही इस मांग को लेकर के तमिलनाडु के क्षेत्र में बहुत तीव्र मूवमेंट हुई और फिर आंध्र रीजन में। और आपको पता है कि 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र पहला ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पर स्थापित हुआ। ये मूवमेंट और तेज होती चली गई और ऐसे में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को गठित किया गया और उस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन आई उसके तहत स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इसके तहत भाषा को प्राथमिकता पर रखते हुए आपने राज्यों का पुनर्गठन किया। लेकिन जब आप इस तरह से प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं तो जो रीजनल सेंटिमेंट्स होते हैं, जो लोगों की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है, कल्चरल आइडेंटिटी होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट हो जाती हैं। और भारत इस समय कई तरह की डिसीजिव फोर्सेस, रीजनल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की मार से जूझ रहा था। देश के पॉलिसी मेकर्स के सामने ये चैलेंज था कि कंट्री की जो एक यूनिफाइड आइडेंटिटी है, जो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, ये चैलेंज पे है। इसे कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। किस तरह से पूरे भारत को डाइवर्सिटी का सम्मान करते हुए भी राज्यों को पॉलिटिकल आइडेंटिटी देते हुए एकजुट बनाए रखना है, ये एक चैलेंज था। जहाँ एक तरफ आपको डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना था, वहीं आपको इस बात को भी ध्यान रखना था कि डाइवर्सिटी तभी तक प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड और प्रमोट होती रहेगी जब तक यूनिटी होगी इंडिया की, राज्य आपस में जुड़ करके रहेंगे। इसके लिए जहाँ एक तरफ क्षेत्र के स्तर पर रीजनल एस्पिरेशंस को रीजनल गवर्नमेंट के वाया सर्व किया जाना था, वहीं दूसरी तरफ ऑल इन ऑल एक कंट्री को भी एक दिशा में आगे बढ़ना था। ये कैसे अचीव होगा? एक राज्य दूसरे से, दूसरा राज्य तीसरे से, तीसरा राज्य चौथे राज्य से जब किसी तरह का कोई तालमेल ही नहीं रखेगा, जब उनके बीच में कोई ऐसी फोरम ही नहीं होगी जिस फोरम के तहत वो आपस में मिल बैठें और अपने बीच राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर होने वाली गतिविधियों को आपस में चर्चा करें, उस पर कोई कॉमन ग्राउंड्स अचीव करे और उसके लेवल पर अपने पूरे एक क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करे। जब क्षेत्रों के आधार पर क्लस्टर बना करके
एक नीति को आगे प्रमोट किया जाएगा, तभी उन क्लस्टर्स को जोड़ करके देश के स्तर पर एक नीति का अनुसरण हो सकता था, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं था। इसलिए उस समय में इन डिसिसिव फोर्सेस को, इन रीजनल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ के तहत एक्टिवेट हुए एक फ्रेगमेंटेड थॉट ऑफ फ्रेगमेंट पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को नेहरू काउंटर करना चाहते थे, और वो मानते थे कि ऐसी फोरम्स हमें बनानी चाहिए जो इन राज्यों को इनके क्षेत्र के हिसाब से आपस में जोड़ करके एकजुट लेकर के आए, और पूरा देश भी एक दिशा में आगे बढ़े, जबकि ये पॉलिटिकली अपनी आइडेंटिटी को भी चेरिश करें एक इंडिविजुअल स्टेट के नाते। तो इसलिए जोन्स बनाने का ख्याल आया, फ़ोरन बनाने का ख्याल आया, और ये ख्याल उसी समय अपनाया गया, और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 3 में ही इसको डाल दिया गया, और उसी से शक्ति प्रदान करके फिर आपके सामने ये संस्थाएं निकल के आई, जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 सेक्शन 3 में मेंशन पाई जाएंगी आपको, तो वहाँ से अपनी शक्ति ग्रहण करती हैं। ये संविधानिक नहीं लेकिन वैधानिक संस्थाएं हैं। ये संवैधानिक नहीं है लेकिन वैधानिक हैं। ये स्टैट्यूटरी हैं क्योंकि ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में मेंशन है। आई बात समझ में? और इनका जन्म वहाँ से होता है, इसलिए मैंने कहा ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ये एक्ट ऑफ 1956 में है, और उसके तहत 5 जोन बनाए। कौन से जोन है? नॉर्दर्न जोन है, साउदर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है, और साउदर्न जोन है। नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। ठीक है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, केंद्रीय, बीच का जोन। क्लियर? तो 5 जोनल काउंसिल हैं। अब कहीं किसी अखबार या पत्रिका में पढ़ लें कि 6 काउंसिल हैं, हड़कना नहीं है, 6वीं काउंसिल भी है। इसका जन्म 1971 में फिर से कानून ला करके जन्म होगा, वो होगी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, NEC। तो टोटल 6 काउंसिल हैं। 5 काउंसिल ये जो जोनल काउंसिल 56 के एक्ट में मेंशन है, और 6ठी काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो 1971 के कानून के तहत जन्म लेगी। आई बात समझ में? तो इन 5 को समझते हैं, फिर उसका भी जिक्र कर लेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि आपने पूरे भारत को जोन में डिवाइड कर दिया। तो भारत पूरी जोन में डिवाइड है, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न। इन्हें जोन में परिभाषित करने के लिए आपने क्या किया, किस तरह से ये जोन बनाए, इसके लिए क्या तरीके अपनाए आपने, क्या फैक्टर्स यूज़ हुए? वो फैक्टर्स ये यूज़ हुए, आपने नेचुरल डिवीज़न ऑफ द कंट्री को फॉलो किया। एक नेचुरल डिवीज़न है, जैसे कि पश्चिमी भारत जब आपके दिमाग में आता है, अगर जोनल काउंसिल से विपरीत भी चला जाऊँ तो एक पश्चिमी भारत आपके दिमाग में आता है, जिसको दिमाग में लेते ही आपके दिमाग में महाराष्ट्र आने लग जाता है, गुजरात आने लग जाता है, राजस्थान का क्षेत्र आना शुरू हो जाता है। इस तरह के क्षेत्र आपके दिमाग में आते हैं। दक्षिणी जब क्षेत्र आता है आपके सामने, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र आ जाता है, कर्नाटक का क्षेत्र आता है। पूर्वी क्षेत्र जब आता है, उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आ जाता है, आसाम आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, बिहार का कुछ क्षेत्र आ जाता है। उत्तरी क्षेत्र जब आता है आपके दिमाग में, जम्मू कश्मीर आ जाता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी का कुछ क्षेत्र आ जाता है। उसके साथ सेंट्रल जब क्षेत्र आता है तो मध्य प्रदेश आ जाता है। फिर उसके साथ राजस्थान का कुछ क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र। इस तरह से क्षेत्र आपके दिमाग में आते रहते हैं। ये हो गई है कंट्री की नेचुरल डिवीज़न। फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य आपको पता ही हैं, तो आपने नेचुरल डिवीज़न ऑफ द कंट्री को भी कंसिडर किया। नेचुरल डिवीज़न के लिए आपने बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा होगा, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म्स किस तरह के, क्या डेजर्ट एरियाज़ हैं या प्लेन एरिया का हिस्सा है, माउंटेन फॉर्मेशन है वहाँ पर, कौन से माउंटेन्स आ रहे हैं, नेचुरल बैरियर्स कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। क्योंकि आप अगर राज्यों को एक साथ लाना चाहते हैं और उनके बीच ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट, साइबर क्राइम जैसे नए मुद्दे किसी भी स्तर पर बातचीत करना चाहते हैं, एटलीस्ट ये तो मैटर करता है कि वो राज्य आपस में जोग्राफिकली किस तरह से कनेक्टेड हैं, उनकी लैंडफॉर्म, एग्रीकल्चर पैटर्न, जलवायु किस तरह का है। उसी के आधार पर फिर उस राज्य की नीतियाँ होंगी, तो वो दूसरे राज्य की नीतियों के साथ भी थोड़ी बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करेगा, अदरवाइज़ ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जब तक आप प्राकृतिक बंटवारा जो है धरती का, उसे ही कंसिडरेशन पे नहीं लेंगे, आप अब केरल को और लद्दाख को लेकर के बैठे हुए हैं एक जोनल काउंसिल में। लद्दाख की पृष्ठभूमि अलग है, वो रेगिस्तानी इलाका है, वो मीट के ऊपर बात करेगा, वो मांस की बात करेगा, वो ग्रेजिंग ग्राउंड की बात करेगा, वो गोट की बात करेगा, शीप की बात करेगा, वुलन आर्टिकल। केरल अलग है, वो ओशियनिक एरिया है, वो क्लाइमेट डिफरेंट है, वहाँ पर ऑलवेज एक लेवल क्लाइमेट रहेगा, क्लाइमेट सी टाइप। दूसरी चीज़, वहाँ पर वो मछली पालन की बात करेंगे,
वहाँ पर वो खेतीबाड़ी मानसून प्रभावित क्षेत्र है तो वो राइस कल्टीवेशन की बात करेगा। लद्दाख जो है वो रेन शेडो जोन है तो वो दूसरी तरफ ड्राई क्रॉप्स। तो आप ऐसे जोन नहीं बना सकते इनका, या आपने लद्दाख और केरल को, क्योंकि नेचुरल डिवीजन इनका अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप इन्हें एक जोन में लेकर के आए। तो जो इनका प्राकृतिक विभाजन है पृथ्वी का, उसे भी कंसिडरेशन में लेना है जब आप जोन बनाने जाते हैं, क्योंकि सही मायने में वहाँ की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी यानी कि मृदा, खेतीबाड़ी का तंत्र कैसा है, भूमि कैसी, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, इसी पे निर्धारित है कि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर किस तरह का करते हैं। इसी पे निर्धारित है कि वहाँ का ऑक्यूपेशन पैटर्न क्या है। इसी पे निर्धारित है कि वहाँ का ट्रेड, कमर्स और सोसाइटी की फॉर्मेशन कैसी है। तो इसी तरह से अब हिमाचल के लाहौल स्पीति के कुछ इलाके हैं जहाँ पर पॉलीएंड्री फॉलो होती है। पॉलीएंड्री का कंसेप्ट फॉलो किया गया था, एक पत्नी कई पति होते हैं, क्योंकि सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है ऑलवेज, तो वहाँ पर उनकी कल्चरली वो चीज़ अलाउड है। लेकिन उत्तर भारत में एंडोगैमी नहीं रहती है, ये बड़ी स्ट्रिक्ट है, एक्सोगैमी है। वहीं दक्षिण में केरल में चले जाएं, एंडोगैमी प्रमोट की जाती है, कुल के भीतर ही शादी विवाहों को प्रमोट किया जाता है, एक्सोगैमी को लेकर रिलक्टेंट है वो लोग। तो देखिए आप किस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ की प्राकृतिक विभाजन क्या है, नेचुरल डिवीजन पृथ्वी कैसी है, उसी पर उनका जलवायु कैसा है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि आपका फोक, कल्चर, कस्टम, मैनर इन्हीं चीज़ों से विकसित होता है। इसलिए जब आप जोनल काउंसिल बना रहे हैं तो नेचुरल डिवीजन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी रहता है। आई बात समझ में? इसे इस तरह से नहीं बनाया जा सकता कि डेवलप्ड स्टेट्स एक तरफ, लेस मीडिएट इंटरमीडिएट लेवल डेवलप्ड एक तरफ, लेस डेवलप्ड स्टेट्स एक तरफ। ये जीडीपी के बेस पे नहीं बन सकती। आप जोन वर्ड को कभी ना भूलिए, जोनल काउंसिल बननी जा रही है। जोनल काउंसिल में नेचुरल डिवीजन ऑलवेज फोकस पे रहेगा। इसी तरह से रिवर सिस्टम को बहुत फोकस करना पड़ेगा। नदी तंत्र कौन सा है, किस रिवर सिस्टम के, इंडस रिवर सिस्टम के क्षेत्र हैं या गंगा रिवर सिस्टम के क्षेत्र हैं, या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है या हिमालयन रिवर सिस्टम के क्षेत्र हैं। तो रिवर सिस्टम के तहत भी आप एक जोन को परिभाषित कर लेते हैं कि ये क्षेत्र ब्रह्मपुत्र से प्रभावित है, ये क्षेत्र गंगा का क्षेत्र है तो गंगा के मैदान, ये क्षेत्र सिंधु नदी का क्षेत्र है तो सिंधु नदी के मैदान, ये गोदावरी कृष्णा प्रभावित क्षेत्र है, गोदावरी कृष्णा उसकी सहायक तुंगभद्रा, इस तरह की नदियाँ जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का भी। तो इस तरह से आप उन्हें नदियों को आपस में देखते हैं। तो रिवर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इरिगेशन यहाँ से आएगा। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी के तहत चलते हैं, वाटरशेड प्रोग्राम इसी के तहत चलते हैं। उसके बाद जो बेसिन अप्रोच है वो रिवर सिस्टम के बेस पे ही अपनाई जा सकती है। तो चाहे पौधारोपण करना है, फॉरेस्ट्री करनी है, चाहे इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाना है, कोई माइक्रो या मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करानी है, सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करने के लिए रिवर सेंट्रल पॉइंट रहती है। तो रिवर महत्वपूर्ण है, रिवर को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप काउंसिल बनाने जा रहे हैं। तो रिवर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। MCQ आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि जोनल काउंसिल के फैक्टर में रिवर सिस्टम है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जोनल काउंसिल बनाने का, क्योंकि नदी क्षेत्र के आधार पर ही आज की डेट में ये बहस छिड़ी है कि विकास का कार्यक्रम अगर भारत में अपनाना है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की है कंट्री की, ये करेक्ट नहीं है, ऐसे डिवीजन नहीं हो सकता। रिवर बेसिन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। फ्लड कंट्रोल तब होंगे, ड्रॉट मैनेजमेंट तब होगा, वाटरशेड प्रोग्राम तभी सफल होगा। कमांड एरिया अगर रिवर का क्लियर है तो कमांड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच प्रॉपर होगी, क्योंकि कमांड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच चला रहे हैं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट बदल जाता है, कहानी खत्म हो जाती। आप रिवर बेसिन अप्रोच के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट चलाइए तो मैटर ही नहीं करेगा कि स्टेट बदल गया कि नहीं बदल गया। कैचमेंट एरिया अप्रोच चलानी पड़ेगी। तो बेसिन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नदी का जो बेसिन है उसमें कौन से राज्य फॉल कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बेसिन के बेसिस पे टारगेट किया जाएगा। इसलिए आज की डेट में डेवलपमेंट के माध्यम से रिवर सिस्टम को ही प्राथमिकता देने की बात हो रही है। जोनल काउंसिल में इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ओके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो ऑलवेज ध्यान में रखने हैं कि वो जो राज्य हैं आपस में किस किस तरह से आपस से जुड़े हैं। सड़क के वाया जुड़े हैं, नदियों के वाया जुड़े हैं, समुद्रों के वाया जुड़े हैं, हवाई यात्रा से जुड़े हैं, रेल यात्रा से जुड़े हैं। तो उनमें आवागमन का तंत्र कैसा है, इसके पैमाने पर उन्हें आपस में जोन्स में बांटा जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? क्योंकि जब आप ट्रेड, कमर्स, इंटरकोर्स ऑफ पीपल, इंटरकोर्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, हर चीज़ की बात करते हैं, कम्युनिकेशन उस डिस्कशन का सेंट्रल पार्ट है। और कम्युनिकेशन के माध्यम से ही ये क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक राज्य ले लिया, उदाहरण के तौर पर आपने सिक्किम ले लिया है। अब सिक्किम की मैं बात करता हूँ और कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, और आप राज्य चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, ये चारों आपस से समुद्री रास्ते से जुड़े हैं। चारों कोंकण रेलवे के वाया आपस में जोड़ने के प्रयास किए गए और जोड़ दिया गया।
चारों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत जुड़े हुए हैं। तो चारों का जुड़ाव आपस में, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, चाहे समुद्री कोस्टल जोन, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे रेलवे के वाया बात करें, चाहे कोंकण रेलवे की बात करें, किसी भी तरह से ये आपस में जुड़े। अब सिक्किम यहाँ से किस वे में जुड़ा हुआ है? समुद्री मार्ग से तो वो इनसे जुड़ा ही नहीं हुआ, नदियों के मार्ग से वो इनसे जुड़ा ही नहीं हुआ, कोंकण वाले रेलवे ट्रैक पे वो आता ही नहीं, रेलवे वाले ट्रैक पे वैसे ही नहीं आएगा वो, तो हवाई मार्ग से और सड़क मार्ग से आप उनसे जुड़े। तो कम्युनिकेशन आपका उस जोन में किस तरह से इस्टेब्लिश है, इस पर भी तय करेगा कि आप जोन का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है जोन का हिस्सा बनाने के लिए किसी राज्य को। आई बात समझ में? द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक अफिनिटी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। आप जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काउंटर करना जा रहे हैं, लैंग्वेज के बेस पर लोगों की आइडेंटिटी इंचेंट हो गई और उन्होंने लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाने की बात की। आपको एक समय में ऐसा फीलिंग हुई कि ये तो डिसीजिव अप्रोच है, क्योंकि जो तमिल के क्षेत्र हैं, दक्षिण के क्षेत्रों ने अपना एक राज्य बना करके अलग होने के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि हम तो भाई भारत से ही अलग हो जाएंगे, वो अलग ही अप्रोच की तरफ चले गए। ऐसी सोच और ना आगे बढ़े तो आपने उसको काउंटर करने के लिए जोनल काउंसिल बनाई। लेकिन जोनल काउंसिल सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर मैकेनिज्म नहीं हो सकता किसी चीज़ का। जोनल काउंसिल अपने आप ही डिसीजिव फोर्सेस को काउंटर करेगी अगर जोनल काउंसिल फ्रूटफुल होगी, अगर वो जिस वजह से बनाई है उसका पर्पस सॉल्व करेगी। बनाई क्यों है? सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट। अगर ये हो रहा है तो फिर अपने आप से जोनल काउंसिल सफल है, और अगर वो सफल है तो फिर भारत एक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन किसी चीज़ को सफल बनाने के लिए उसकी व्यवहारिकता को देखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी को। और प्रैक्टिकलिटी तो यही है कि भारत एक कल्चरल कंट्री है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा नेशनलिज्म ही इसी चीज़ से जन्म लेता है। हम एक कॉम्पोजिट कल्चर को होल्ड करते हैं फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और उसी कॉम्पोजिट कल्चर की हिस्ट्री पर बेस्ड हमारा राष्ट्रवाद है। हम नेशन की आइडेंटिटी उस कॉम्पोजिट कल्चर से पाते हैं। ऐसे में आप नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि लैंग्वेज और कल्चर की अफिनिटी को आप इग्नोर कर दें। टोटली डिफरेंस है। पंजाब हरियाणा का टिपिकल मोनोकल्चर एग्रेरियन सिस्टम टोटली डिफरेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एग्रीकल्चर से। कारण यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ का जलवायु अलग है, खेती बाड़ी अलग है, पुरुष प्रधान समाज लंबे समय से नज़र आता है, और वो चाइल्ड सेक्स रेशियो में आपको नज़र आ जाता है। खेती बाड़ी संपन्न राज्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी समाज है, वहाँ पर औरतों की, महिलाओं का एक अपना ही स्तर है, उनका कंट्रीब्यूशन है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट चुनना, बुनना और उन पर आधारित हैंडीक्राफ्ट बनाना, उस इकोनॉमी में वुमेन की पोजीशन नेचुरली सुपीरियर हो जाती है। वहाँ पर स्टेप फार्मिंग जैसी एग्रीकल्चर करना, तो उनका कल्चर और पंजाब हरियाणा का कल्चर तो टोटली डिफरेंट है। आप दोनों को जोड़ देंगे समीकरण ही नहीं बनेगा, आपस में वैमनस्य पैदा होगा। पंजाब हरियाणा किसी और ही तरह का केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर चाहेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कोई और ही एग्रीकल्चर चाहेंगे। तभी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्वीकृति उन राज्यों में हुई, तभी तो आपने उन क्षेत्रों को ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया, सिक्किम हो या फिर आसाम हो, इस तरह के राज्य, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी नेचुरल सप्लीमेंट्स के साथ खेती की जाने का प्रावधान था लंबे समय से। तो इस तरह से आपको ये भी देखना है कि कल्चर के आधार पर राज्य आपस में जुड़े, एक अफिनिटी रखते हों। लैंग्वेज के आधार पर राज्य आपस में एक अफिनिटी रखते हो, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर। इनकी एक बात करें तो आप ये चीज़ नोटिस करें, आप इन्हीं राज्यों में ज़्यादा ट्रैवल करने जाते हो ना पंजाब से, उसका कारण आपको कभी भी भाषा की कठिनाई नहीं आती। आप कभी नोटिस करें, आप हरियाणा चले जाएँ, पंजाब, हिमाचल चले जाएँ, उत्तराखंड चले जाएँ, जम्मू कश्मीर चले जाएँ, कश्मीर की अपनी भाषा कश्मीरी, फिर भी वहाँ आपको डल झील पे शिकारे पे कोई तंगी नहीं आएगी, क्योंकि हर कश्मीरी आराम से हिंदी बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाषा एक बड़ी बात है, तभी तो आप इस जोन में कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज और कल्चर की एफिनिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता जोन डिमार्केट करते समय, अगर हम उसे प्रैक्टिकली फीजिबल जोन बनाना चाहते हैं। अगर वो प्रैक्टिकली फीजिबल ही नहीं बनाना चाहते तो फिर जो मर्जी बनाते चले जाओ। कल्चर लिंग्विस्टिक अफिनिटी को इग्नोर करके कोई भी जोन सफल नहीं हो सकता, तो इसलिए उसकी अफिनिटी भी बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? फिर हर राज्य की अपनी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अलग नीड है, अपनी अपनी सिक्योरिटी की नीड अलग है, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियाँ अलग हैं। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पंजाब की ज़रूरतें क्या हैं, हरियाणा की ज़रूरतें क्या हैं। अगर पंजाब की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, बॉर्डर स्टेट्स के तौर पर जाने जाते हैं। बॉर्डर स्टेट के तौर पर पाकिस्तान से बॉर्डर लगने की वजह से उनके अपने परसेप्टिबल थ्रेट्स हैं जिनसे वो ऑलवेज जूझते रहते हैं। तो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स आपस में देखिए कितने सिमिलर हैं।
वो सेम लेवल, जबकि जम्मू कश्मीर और पंजाब की अगर आप नॉर्मल वे में बात करें, एग्रीकल्चर टोटली डिफरेंट है, कल्चर टोटली डिफरेंट है, लिंग्विस्टिक सोसाइटी टोटली डिफरेंट है, टोपोग्राफी देखें टोटली डिफरेंट है, बट सिमिलर किस ग्राउंड पे हैं? बॉर्डर स्टेट, दे आर बॉर्डर स्टेट्स। और किसके साथ शेयर कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर। तो चैलेंजेस क्या फेस, दोनों चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कौन सा? इन्फिल्ट्रेशन। दोनों चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कौन सा? इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वेपन्स, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ नकली करेंसी जिसे हम फौज करेंसी कहते हैं, इसके बाद इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मिलिटेंट्स, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स एंड अदर मटेरियल्स। तो इस तरह की दोनों ही सेम लेवल पर आ रहे हैं। अब जब इस तरह के थ्रेट से निपटने के लिए वार्तालाप होगा तो क्यों नहीं दोनों को इकट्ठे ऑन बोर्ड लाया जाए, इकट्ठे ऑन बोर्ड लाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। समझो इस चीज़ को। फिर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति आ जाती है। अब पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, आप उसके बाद दिल्ली चले जाएं, वेस्टर्न यूपी चले जाएं, आपको लगभग एक सिमिलर सी लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस और परिस्थितियां नज़र आएंगी। इन क्षेत्रों को देखेंगे आपको सिमिलर सी समस्याएं नज़र आएंगी। जैसे रेप एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर यहाँ पर उभर करके नज़र आएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो जो टैबूज़ हैं गर्ल्स को लेके, वुमेन को लेके, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि खेती प्रधान समाज है। शादियों का कल्चर देखें तो बिग फैट मैरिजेस आपको इसी क्षेत्र में नजर आए, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, यू विल सी द बिग फैट मैरिजेस रेगुलर बेसिस। ओकेजनली तो चलिए गुजरात महाराष्ट्र में भी है, रेगुलर बेसिस की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के ये रीजन्स आपस में बहुत सारी चीज़ों को सिमिलरली होस्ट करते हैं, इस वजह से उनका लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। आप पंजाब से हरियाणा एंटर हो जाते हैं, सिवाय उस नोटिस बोर्ड के कि आपका हरियाणा में स्वागत है, आपको हाईवे और अदर चीज़ों में कोई डिफरेंस नज़र आता है? आपको ऐसी फीलिंग होती रहती है मैं सिमिलर ही एरिया में घूम रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आर समवेयर सेम। तो लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट क्या है, इनको देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं इन राज्यों के, इसको देखते हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड इन राज्यों को क्या चाहिए। खेती प्रधान राज्य हैं, वाटर टेबल बड़ी तेज़ी से डिप्लीट कर रहे हैं, इसकी वजह से वाटर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए योजना चलानी है, नदियों का जल लेकर के आना है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रोकना है। यही इन क्षेत्रों, इसलिए तो ये क्षेत्र ही पावर प्रोजेक्ट भी शेयर कर रहे हैं। आप देखें हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कितने पावर प्रोजेक्ट शेयर कर रहा है। उन पावर प्रोजेक्टों से बनने रिजर्वायर वाला पानी आपस में शेयर कर रहा है। कितनी नहरें शेयर होती हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान में, कितनी नहरें शेयर होती हैं। तो कुल मिला के ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी सिमिलर हैं। खेती की बात कर लें या इंडस्ट्री की बात कर लें या फिर कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इकोनॉमी की बात कर लें, ज़रूरतें लगभग सेम हैं। इन्हीं क्षेत्रों में आप देखें कितनी इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स कितनी तेज़ी से आए, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग की फील्ड में कितनी तेज़ी से इस क्षेत्र में खुले, क्योंकि उसकी ज़रूरतें आपस में सिमिलर हैं। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीज़ों को भी कंसिडर करना है। ये भी फैक्टर हैं कि जोन में डालना है एक राज्य को या नहीं डालना है। जैसे अब महाराष्ट्र के सिक्योरिटी थ्रेट्स पंजाब से टोटली डिफरेंट हैं। वहाँ पर कोस्टल गार्ड्स पर चर्चा करनी होगी, वहाँ पर कोस्टल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। 2008 का हमला आपने देखा, उसके लिए कोस्टल रूट को चुना गया, तो इट इज़ टोटली डिफरेंट कंसर्न्स। बंदरगाह आते हैं, उनका हिंटरलैंड एरिया है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टोटली डिफरेंट कैटेगरी का चाहिए। कंटेनर हैंडल करने हैं, कंटेनर जाएंगे। पंजाब से उनका सड़क का तंत्र बहुत अलग है, बंदरगाह है वहाँ पर, तो उनका तंत्र ही देखेंगे तो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। पंजाब बिल्कुल अलग हो जाएगा, लेकिन कर्नाटका सिमिलैरिटी शेयर करेगा, केरल सिमिलैरिटी शेयर करेगा, गुजरात महाराष्ट्र से सिमिलैरिटी शेयर करेगा। तो देखिए सिक्योरिटी कंसर्न के मामले में